Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी में जो चैप्टर आज चलेगा वो है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, प्रथम चैप्टर ज्योग्राफी का वो देखा था। आज जो देखने की बारी है वो है दूसरा चैप्टर जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, इसको देखेंगे। और सोलर सिस्टम में जो प्रथम टॉपिक है आपका इस सोलर सिस्टम चैप्टर में, सौर मंडल में, वो है सन, सूर्य, है ना। सूर्य को हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है और मॉडर्न फिजिक्स में सूर्य के बारे में बहुत सारा जानकारी हम लोगों ने लिया है ना। नक्षत्रों को, ग्रहों को, चांद के बारे में पढ़ा है। लेकिन ज्योग्राफी में भी वही सब टॉपिक जो फिजिक्स का है, जैसे सूर्य के बारे में, ये सब सारी चीज़ें लगभग सेम है और वो ज्योग्राफी में भी है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप ज्योग्राफी देख रहे हैं तो हमारा फिजिक्स का प्लेलिस्ट भी देखिए, उसमें लास्ट में जो टॉपिक है वो सब मॉडर्न फिजिक्स का है और उसमें वही सब चीज़ है जो ज्योग्राफी में भी है, एकदम लगभग सेम है। तो चलिए अब जो है आज देखते हैं सूर्य को। और आपसे एक निवेदन है कि लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कुछ बड़ी होगी क्योंकि कंटेंट बड़ा है। यहाँ तक आप 23 पॉइंट को देख पाए हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट है, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, अगर आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए तो बने रहिएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और प्रथम पॉइंट जो है सौरमंडल का वह लेते हैं, है ना। सबसे पहले यह है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सभी से मिल करके, आपस में जुड़ करके जो एक ये बनता है उसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं, या आप कह सकते हैं सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आ गया? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और आकाशीय पिंड, इन सब के समूहों को क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, जानते ही हैं, सूर्य सौरमंडल में प्रधान है क्योंकि सूर्य अपने सौरमंडल परिवार का मुखिया है ना। सबसे अगर उसमें किसी को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है तो वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य के बाद ही कोई ग्रह नक्षत्र है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ही ग्रह नक्षत्र हैं, इसलिए सूर्य तो सबसे प्रमुख पार्ट है सौरमंडल का। तो सौरमंडल में सूर्य प्रमुख है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग, सौरमंडल के निकाय का द्रव का लगभग 99.999 है ना, इतना 99.999 द्रव्य जो है यह सूर्य में निहित है। अब बताइए, पूरी सौरमंडल अगर समझिए 100% की है तो उसमें से 99.999% जो है वह अकेला सूर्य है। तो सौरमंडल का प्रमुख क्यों नहीं होगा? जो पूरी सौरमंडल का पूरे सौरमंडल में द्रव्य की मात्रा है उसमें अकेला सूर्य में कितना है? 99.999%। तो अब समझिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का क्या अहमियत है सौरमंडल में, है ना। तो क्या है कि सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 जो है यह द्रव्य सूर्य में निहित है। या आप अगर इसको परसेंटेज में कहिएगा तो 100% में से 99.999% द्रव्य जो है वह सिर्फ सूर्य में निहित है। बाकी 0.001% में बाकी चीजें हैं, जितना भी ग्रह नक्षत्र है और सब 0.001% है, जबकि आपका 99.999% क्या है? सिर्फ सूर्य में द्रव्य की मात्रा है। तो पूरा सौरमंडल तो आप कह सकते हैं अकेला सूर्य ही है ना। एक अकेला सूर्य ही सबसे बड़ा सौरमंडल है, ये बात आप मान के चलिए। तो ये है सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य। पूरे सौरमंडल का पूरी सोलर सिस्टम में जो ऊर्जा का सोर्स है वह कौन है? सूर्य। पूरी सौरमंडल में ऊर्जा किसके थ्रू आती है? तो वह सूर्य के द्वारा जाती है ना। और प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। एक याद रखिएगा, प्लेनेमस है ना, प्लेनेमस। यह जो है प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर, ये सौरमंडल के अंदर नहीं, सौरमंडल के बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का जो है ये समूह है प्लेनेमस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से आ जाते हैं। प्लेनेमस को हमने देख लिया और सूर्य का द्रव्य भी हमने देख लिया। अब प्रथम पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह तो आप जान ही गए कि सौरमंडल का सूर्य प्रधान क्यों है, और बिना सूर्य का सौरमंडल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये बात भी कहना गलत नहीं होगा। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। किसके बारे में कहा जा रहा है? सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी जो दुग्ध मेखला है,
दुग्ध मेखला के केंद्र से, जहां दुग्ध मेखला का मिल्की वे जिसको बोलते हैं, जो हमारी दुग्ध मेखला है उसकी केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है ना, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, एक कॉर्नर में स्थित है। कौन? सूर्य। तो सूर्य के बारे में कहा कि यह सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी जो दुग्ध मेखला है उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। क्या बोला? यह दुग्ध मेखला जो है मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, जो मंदाकिनी है यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, जहां मंदाकिनी अपने जगह पर है उसके चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितना रफ्तार से? 250 किलोमीटर प्रति घंटा, या सॉरी 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से वह जो है परिक्रमा कर रहा है। कौन? तो यह दुग्ध मेखला, जो जिस दुग्ध मेखला जिस मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी कोने में स्थित सूर्य है ना, वह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी क्या है ना, दुग्ध मेखला मंदाकिनी का चक्कर किस रफ्तार से करती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि जो सूर्य है यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। मतलब जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी है वह तो अपनी जगह है ही, है ना, और सूर्य जो उसका परिक्रमा करता है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर प्रति घंटा 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वह जो दुग्ध मेखला है ना, दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, इसकी चारों ओर परिक्रमा करता है। कौन करता है? सूर्य करता है। इसका परिक्रमण काल, किसका? सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष का। तो इसका जो परिक्रमण काल है सूर्य का वह कितना है? तो 25 करोड़ वर्ष है ना। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मांड वर्ष है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष को क्या बोलते हैं? कॉस्मोस ईयर, है ना, कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। कॉस्मोस ईयर मतलब क्या? जो सूर्य का परिक्रमण काल है जो वह 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, उसी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष, है ना, या कॉस्मोस ईयर, कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। चलिए, इसका मध्य भाग 25 दिनों में, है ना, इसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य का जो मध्य भाग है, जो इसका मिडिल पार्ट है, वह 25 दिन में, है ना, और जो ध्रुवीय भाग है, पोल वाला जो भाग है, वह 35 दिन में एक घूर्णन करता है। अब बताइए, सूर्य का मध्य भाग 25 दिन में और सूर्य का ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में एक घूर्णन करता है, तो 25 दिन में। देखिए, और सूर्य का पोल वाला जो भाग है ना, सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिन में एक घूर्णन करता है, तो वह 35 दिन में एक करता है। देखिए, जो घूर्णन, जो ध्रुवीय भाग है और जो मध्य भाग है, दोनों में कैसे ध्यान रखिएगा। तो मध्य भाग, जैसे मान लीजिए अगर यह एक सूर्य है, तो मध्य भाग कौन सा हो गया? ये बीच वाला हो गया मध्य भाग। और ध्रुवीय भाग कौन सा हो गया? जैसे नॉर्थ और साउथ, ये वाला जो आपका ध्रुवीय भाग है। तो ध्रुवीय भाग ज्यादा समय लेता है घूर्णन करने में, और जो मध्य भाग है यह कम समय लेता है। मध्य भाग 25 दिन में एक घूर्णन करता है, जबकि सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है वह 35 दिन में एक घूर्णन करता है। चलिए, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला, हम लोग पढ़े हैं। सूर्य क्या है? गैस का एक गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, है ना, 26.5% या 26.5%। ठीक है। अन्य तत्व 2.5% होता है। देखिए, अब सूर्य एक गैसीय गोला है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% क्या है? हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन है। हीलियम कितना है? 26.5%, हीलियम 26.5%, और अन्य तत्व है 2.5%। तो यह रेशियो भी आप याद रखिएगा। सूर्य एक गैस का गोला है और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 71%, हीलियम कितना है? 26.5%, और अन्य तत्व कितना है? तो 2.5%। तीनों का प्रतिशत याद रखिएगा।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्रॉड या कोर कहलाता है। जानते हैं सूर्य का जो बीच वाला भाग है, सेंटर वाला पार्ट है ना, सूर्य है, इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रॉड या कोर कहलाता है, जिसका तापमान कितना है? तो 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद रखिएगा, है ना। सूर्य का जो केंद्र है जिसको कोड कहते हैं, है ना, कोड या कहीं कहीं कोर कहिएगा इंग्लिश में, और क्रॉड कहिएगा हिंदी में, है ना। क्रॉड कहलाता है जिसका ताप कितना है? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ये ताप है ना। 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस सूर्य का केंद्रीय भाग। आप देखिएगा फिजिक्स में हमने इसका फिगर भी बनाया है ना। सूर्य का फिगर बना करके उसका जो अलग अलग पार्ट है सबको दर्शाया भी है, और कहाँ का कितना टेम्परेचर होता है, क्या क्या उसका पार्ट में और क्या क्या गुण है, उन सब चीज़ों को हमने फिजिक्स में बताया है। इसलिए हम जब इन चीज़ों को पढ़ाते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार आता है कि इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छा तरीके से फिजिक्स में बताए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिजिक्स का वीडियो आप देखिएगा, इसी चीज़ का ज्ञान आपको बेहतरीन ढंग से उसमें मिलेगा और बहुत अच्छा से फिगर के साथ मिलेगा। इसलिए हमको पढ़ाते समय ऐसा लग जाता है कि ये चीज़ तो हमने बताया है बहुत अच्छे ढंग से, तो वहाँ पे क्यों नहीं देख रहा क्यों नहीं देख सकता है लोग। तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो क्रॉड है कहलाता है, इसका ताप कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो बाहरी सतह है ना, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ जो एक खगोल शास्त्री थे, खगोलज्ञ थे, हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। क्या बोला? कि हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलता है और मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ये एक वैज्ञानिक है, हैंस बेथ या खगोलज्ञ हैं, जिन्होंने कहा कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिलता है और मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है ना। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये जो है नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होते हैं? नाभिक जुड़ते हैं और एक नया नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा कि 4 हाइड्रोजन मिलता है और एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, तो यह संलयन अभिक्रिया है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक नाभिक टूटता है और सब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 जो जीपी में चलता है वह नाभिकीय विखंडन में होता है। तो अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य के ऊर्जा स्रोत हैं। यही नाभिकीय संलयन क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। सूर्य में जो इतनी एनर्जी है ये नाभिकीय संलयन के कारण ही होती है। आपसे कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और वही जो है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं, है ना। सूर्य के दीप्तिमान सतह को, दीप्तिमान का मतलब हो गया चमकदार सतह, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, है ना, या प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। प्रकाश मंडल का जो किनारा है वह प्रकाशमान नहीं होता। उसका मध्य भाग, प्रकाश मंडल का मध्य भाग तो पूरा दीप्तिमान होता है, चमकता है, लेकिन उसका किनारा जो है, किनारा प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। किनारा इसलिए चमकदार नहीं होता क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल है उसके किनारे के प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल, या इसको बोल सकते हैं क्रोमोस्फीयर, है ना, वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। तो क्या बोला? प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं, है ना, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह लाल रंग का होता है। कौन लाल रंग का होता है? यह लाल रंग का होता है, मतलब जो वर्णमंडल है वह कैसा होता है? वर्णमंडल लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। कोरोना मतलब ये वाला कोरोना बीमारी नहीं है ना। कोरोना जो है यह क्या है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोना। तो कोरोना बोलिए या सूर्य किरीट बोलिए, एक ही चीज है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। यह क्या है? सूर्य का बाहरी परत है या सूर्य का बाह्यतम परत है,
जो क्या कहलाता है, सूर्य किरीट, या उसको क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, कोरोना। चलिए ठीक है, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट जो, या सूर्य किरीट कहिए या जो कोरोना है, या कहिए सूर्य का जो बाहरी सतह है, यह क्या करता है, एक्सरे उत्पन्न करता है ना। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मुकुट किसे कहते हैं, तो सूर्य किरीट किसे कहते हैं, तो सूर्य का बाह्यतम भाग क्या है, जो बाहरी परत है, वह सूर्य किरीट है या कोरोना है। या फिर आप कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग सूर्य किरीट या कोरोना बोलते हैं। तो सूर्य किरीट एक्स किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। जो सूर्य किरीट एक्सरे को उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य मुकुट भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से, अर्थात इसी कोरोना से, जो बाहरी परत है सूर्य का, इससे क्या होता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है ना। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। 10⁻11 वर्ष तक सूर्य भविष्य में ऊर्जा देगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हम लोग कहाँ रहेंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा, तो सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 10⁻11 वर्ष है। तो सूर्य की उम्र 5 बिलियन और ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष। चलिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, या कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिया जाता है इसको, या कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकेंड भी लेता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। इस समय को अगर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, उससे उस चाल से अगर इसको निकालिएगा सूर्य की दूरी से, तो वह सूर्य का दूरी एग्जैक्ट निकल जाता है। इस समय से जो प्रकाश की चाल आपको मालूम है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है ये भी आपको मालूम है, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, नहीं निकलेगा, निकालिएगा, एग्जैक्ट निकलता है। हम लोगों ने निकाला है इसको। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव, जो सौर ज्वाला है उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। याद रखिएगा, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और इसको दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दोनों को याद रखिएगा। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये क्या है, तो सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सूर्य के धब्बे या जिसको कहते हैं चलते हुए गैसों का खोल, सूर्य का धब्बा बोलिए या बोलिए चलते हुए गैसों का खोल। तो सूर्य के धब्बे का तापमान है ना, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। सूर्य के धब्बे या चलते हुए गैसों का जो खोल है, इसका तापमान आसपास के तापमान से क्या होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। मतलब कि सूर्य धब्बे का तापमान कम होता है, किससे, जो सूर्य का मेन तापमान है मिडिल का, उससे क्या होता है, सूर्य धब्बा का तापमान कम है। कितना कम है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम है। यही कह रहा है कि सूर्य के धब्बे या चलते हुए जो गैसों का खोल है उसका तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है ना। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। याद रखिएगा, क्या सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितना होता है, 22 साल का होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। इसमें पहले 11 वर्षों तक धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक धब्बा घटता है ना। बाद के 11 वर्षों तक धब्बा क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा, पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात
अर्थात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। क्या बोला कि जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर क्या होता है, चुंबकीय झंझावात आ जाता है, अर्थात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न हो जाता है। जो चुंबकीय तूफान है या कह सकते हैं चुंबकीय झंझावात है, वो उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या चुंबकीय तूफान कब उत्पन्न होता है, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है। सूर्य की सतह पर जब धब्बा दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, और जब ऐसा होता है, चुंबकीय झंझावात जब उत्पन्न हो जाता है तो क्या हो जाती है, चुंबकीय सुई की दिशा पृथ्वी पर बदल जाती है ना, बदल जाती है, एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, जब चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाएगी तो क्या होगा, रेडियो, टेलीविजन और भी चीजें जिसमें मैग्नेटिक वेव काम कर रही होंगी, वह सब क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, सब में उल्टा सीधा काम होना शुरू हो जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाता है, और इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित जो भी मशीनें हैं, है ना, उसमें आदि में क्या होती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास, अब देखिए सूर्य का व्यास कितना होता है, तो सूर्य का व्यास 13,92,000, यहां पर लिखते हैं है ना, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर कितना होता है, 13, इसको सुखाना पड़ेगा, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य की सतह का सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का जो व्यास है वह कितना है, सूर्य का व्यास 13,92,000 कितना है, 13,92,000, 13,92,000, यह जो है इतना किलोमीटर, ये क्या है, तो सूर्य का व्यास है ना, सूर्य का व्यास, डायमीटर ऑफ सन, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। अब बताइए 13,92,000, जिसका 13,92,000 किलोमीटर अगर व्यास है तो आप उस पिंड का आप अंदाज लगा सकते हैं कि वह कितना बृहत, कितना व्यापक और कितना विशाल होगा। ये सोचना बहुत आसान लगता है कि चूंकि हम लोग इतना बड़ा बड़ा जो है डिजिट देखते रहते लगता है कि नॉर्मल बात है, लेकिन 13,92,000 किलोमीटर सिर्फ इसका व्यास है, पृथ्वी का व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का कितना है, 110 गुना बड़ा है। ये क्या है, तो पृथ्वी के व्यास का, है ना, पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। अब बताइए, जो पृथ्वी का व्यास है इसका 110 गुना है किसका, सूर्य का व्यास, है ना, पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है सूर्य का व्यास, जो कितना है 13,92,000 किलोमीटर हो गया। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना, है ना, सूर्य हमारी पृथ्वी से क्या है, 13 लाख गुना बड़ा है। देखिए सूर्य हमारी पृथ्वी से क्या है, 13 लाख गुना बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कौन है, सूर्य या सन। अब आप अंदाज लगाइए, क्या सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तो आपने पढ़ा है, लेकिन 13 लाख गुना बड़ा, ये कितना बड़ा है। अब आप इसका अंदाज, जब पृथ्वी इतनी बड़ी है और पृथ्वी से इतना कोई चीज़ इतना बड़ा हो कि वह उससे 13 लाख गुना बड़ा हो, क्या दिमाग नहीं काम करता है ना, वो चीज़ें वहाँ पर आपका जो मस्तिष्क है वो दिमाग लगाना छोड़ देता है ना। 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी के सूर्य ताप का जो है 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी पर जो टेम्परेचर या जो ऊर्जा मिलती है ना, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। पृथ्वी को सूर्य ताप अर्थात सूर्य के टेम्परेचर का, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां हिस्सा या 2 अरबवां भाग मिलता है। अब आप अंदाज लगाइए, जब 2 अरबवां भाग मिलता है तो इतनी गर्मी महसूस होती है ना ये सूर्य जो है आपका दिमाग खराब कर देगा, है ना। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब सूर्य की जो टेम्परेचर है उसका 2 अरबवां हिस्सा वह पृथ्वी को ही मिलता है। अब बताइए कि किसी चीज़ का 2 अरबवां, जब आपको यहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री इतना टेम्परेचर होता है तो हम लोग पागल होने लगते हैं, है ना, क्या ही कहें, ये बात दिमाग से बाहर हो जाती है। ये चीज़ कि सूर्य के पास जितनी टेम्परेचर है या जितना उसका ताप है
उसका 2 अरबवां हिस्सा कितना छोटा होगा। इतना छोटा सा हिस्सा जब पृथ्वी पर आती है तो यहाँ लोग जलने लगते हैं और मरने लगते हैं। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि जहाँ से वो आ रहा है उस सोर्स में कितनी एनर्जी होगी, कितना ज़्यादा ऊर्जा होगा उसके पास, है ना। चलिए ठीक है। और है मध्यरात्रि सूर्य। ये एक पॉइंट था कि मध्यरात्रि सूर्य जो था ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए मध्यरात्रि सूर्य जो है ना, इसका अर्थ क्या है। एक पॉइंट आता है मध्यरात्रि सूर्य है या मध्यरात्रि, मध्यरात्रि, बस ये लास्ट पॉइंट है ना, मध्यरात्रि। तो कहा जाता है इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य, ये जो है मध्यरात्रि कहलाता है। मतलब कि जब सूर्य अपने ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्यरात्रि समझने वाला पॉइंट है। क्या है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, जो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त है उसमें जब वह देर तक चमकता है ना, सूर्य अपने ध्रुवीय वृत्त में जब देर तक चमकता है तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि, है ना। या मध्यरात्रि सूर्य भी मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है, मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है। सूर्य छूट गया, मध्यरात्रि सूर्य। तो अगर आपसे कहीं आ जाता है कि मध्यरात्रि सूर्य क्या है, तो आप समझ जाइए मध्यरात्रि सूर्य किसको बोलते हैं। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। अब यहां पर बात आएगा कि ध्रुवीय वृत्त क्या होता है या ध्रुवीय वृत्त किसको बोलते हैं। तो देखिए जो ध्रुवीय वृत्त होता है, आप देखिए यहां पर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह सन है, ये सूर्य है, तो इसका ये ध्रुवीय, मान लीजिए नॉर्थ साउथ ऐसा लीजिएगा, तो यह जो ध्रुवीय वृत्त है इसी को क्या बोलेंगे, यह ध्रुव वाला पार्ट जो है। तो मध्यरात्रि सूर्य क्या है, तो मध्यरात्रि सूर्य जो है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यह जब अपने ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि सूर्य बोलते हैं, है ना, मिडनाइट सन बोलते हैं। ठीक है। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कहां दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में, है ना, आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो मध्यरात्रि का सूर्य, है ना, मध्यरात्रि सूर्य। मध्यरात्रि सूर्य कहां दिखाई देता है, मध्य रात्रि सूर्य, यह दिखाई पड़ता है आर्कटिक क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए हमने इसको अलग से लिया कि मध्यरात्रि सूर्य जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि सूर्य कहां दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। और अब मध्यरात्रि सूर्य क्या होता है, तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, वो क्या है, मध्यरात्रि सूर्य है। तो आज मित्र हम लोगों ने सौरमंडल में जो सूर्य पॉइंट था, सूर्य था टॉपिक, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।